जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से। दरअसल दोस्तों, अब नेपाल के युवा भारतीय सेना में भर्ती के बजाय चीन और पाकिस्तान की सेना में शामिल होना चाह रहे हैं। और ये एक ऐसी खबर है जिसे जानकर शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गोरखा रेजिमेंट का एक अपना इतिहास रहा है और अपनी एक समृद्धि रही है, जिसकी वजह से गोरखा रेजिमेंट का लोहा दुनिया मानती है। लेकिन अब यही गोरखा भारत के खिलाफ एक तरह से बगावत पर उतर आए हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग अब भारत विरोधी बन चुके हैं। यानी कि अब वो, आप देखिएगा, नेपाल से कुछ भी खबर आती है वो भारत के विरोध में रहती है। इसके पीछे का कारण आप सभी जानते हैं। पहला तो ये है कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो नेपाल पर अपना ज़्यादा प्रभाव जमा चुकी है और नेपालियों को और नेपाली लोगों को भारत के खिलाफ भड़काती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है काला पानी विवाद। और दोस्तों, ये काला पानी विवाद को लेकर तो सारे नेपाली भारत के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हिस्सा हमारा है, जबकि वो उस पर सुगोली की जो संधि है उसका हवाला देते हैं। लेकिन ये जो हिस्सा है वो भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में चाहे नेपाल लाख कोशिशें कर ले, लेकिन लिपुलेख, लिम्पुयाधारा और जो काला पानी है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। इसके अलावा ये दो विवाद तो थे ही, लेकिन तब तीसरा विवाद और क्या आ गया, अग्निपथ को लेकर। और अग्निपथ को लेकर जब विवाद नेपालियों के बीच आए तो अब यहाँ के लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि अग्निपथ को नेपाल के लोग इसलिए नहीं पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि भारतीय सेना में परमानेंट कमीशन, जिस तरीके से अभी तक वो होते आए हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो नेपाल की सरकार की तरफ से भी मुद्दा उठाया गया है वो ये है कि 4 साल भर्ती के बाद ये जो नेपाली गोरखा वापस आएंगे तो इनका क्या होगा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो नेपाल में इस वक्त कई विरोधी संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, ये जो सैनिक हैं जो रिटायर होकर आएंगे, कहीं उनके साथ अगर ये शामिल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रभाव नेपाल की राजनीति और नेपाल पर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने अग्निपथ योजना का विरोध करने का फैसला किया। और जो युवा हैं उनको जो ऑफ़र मिल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना से, ये दोस्तों हमारे टेंशन की बात इसीलिए क्योंकि नेपाली गोरखाओं का, जैसे मैं बताता आया हूँ, कि एक अपना समृद्ध इतिहास रहा है और दुनिया ने इनका लोहा माना है। तो ऐसे में प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ सकती है कि कल को ये दोनों ही देश हमारे खिलाफ इन गोरखाओं को खड़ा कर सकते हैं। अब परमानेंट कमीशन की बात कर रहे हैं, जो कि अग्निपथ के तहत होना तो संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो रेजिमेंटल भर्ती प्रक्रिया है, जो रेजिमेंट्स हैं भारतीय सेना की, उनमें परिवर्तन नहीं किया गया है। और ये बात अजीत डोभाल साहब ने साफ तौर पर कह दी थी। उनसे जब ये पूछा गया था कि क्या अग्निपथ योजना से ये जो रेजिमेंट है भारतीय सेना में, क्या उनकी कमी हो जाएगी या उनको हटाना शुरू कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि रेजिमेंट तो रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है, जो लोग अग्निपथ को सही तरीके से नहीं समझ पाए, उसमें ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट योग्य होगा उसकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाएगा। हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि सेना अब क्वालिटी पर फोकस कर रही है, ना कि क्वांटिटी पर। क्वालिटी वाला सैनिक जब आएगा तो उसके दिमाग में देशभक्ति का पूरा जज्बा रहेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को और ऐसे कैंडिडेट्स को आगे की भर्ती की प्रक्रिया में उसे कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर नेपाल को भी समझनी ज़रूरी है। उन्होंने तो भर्ती जो प्रक्रिया होनी थी नेपाल के ज़रिए वो कैंसिल करवा दी, लेकिन समस्या यहाँ ख़त्म नहीं होती है। समस्या तो इसलिए शुरू हो रही है कि ये पाकिस्तान और चीन के साथ जाकर ना मिल जाए। लेकिन इसका भी तरीका भारत के पास है कि किस तरीके से इसे काउंटर करना है। पहले तो हमें एक चीज़ थोड़ा सा ये समझना होगा कि नेपाल में अमूमन जो नेपाली लोग हैं उन्हें हम पहले तो 2 समूह में बांट सकते हैं। पहले जो पहाड़ी हैं, जो कि वहाँ के 65% हिस्सा है, और दूसरा है, या दूसरा समूह जिसे हम कहते हैं, वो है मैथिली, भोजपुरी, अवधी और हिंदी बोलने वाले। और पहाड़ी लोग जो हैं वो मुख्यतः नेपाली, नेवारी और तमांग बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है, वो ये है कि नेपाल में पहाड़ी बहुसंख्यक मधेश लोगों को बराबर का अधिकार नहीं दे रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि मधेशी नेपाल से ज़्यादा भारत का वफादार है। 2015 में दोस्तों, मधेसी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए नेपाल भारत सीमा को प्रदर्शन करने के लिए बंद कर दिया था, यानी कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और दोस्तों, इसकी वजह से पूरे नेपाल में खाने पीने और सभी वस्तुओं की भारी भरकम कमी हो गई थी। दरअसल दोस्तों, नेपाल के जो पहाड़ी लोगों को ये लगता है कि, या उनको ये लगता है अभी भी, कि भारत भी मधेशी लोगों का साथ दे रहा है और भारत जानबूझकर नेपाल को आवश्यक चीज़ों की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
उसके बाद भी नेपाल के पहाड़ी लोग काफ़ी अधिक भारत के विरुद्ध होते गए हैं, जबकि भारत सरकार इसमें किसी भी तरीके से फॉल्टी नहीं है, यानी कि भारत सरकार की तो इसमें कोई गलती नहीं है। इन लोगों की अपनी सोच है जो कि वो भारत पर मंड रहे हैं। दरअसल दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि नेपाल का अधिकतर जो ध्यान रखता है वो भारत रखता है। अधिकतर क्या, मैं बोलूँगा ज़्यादातर, हम उसको छोटा भाई मानते हैं। और दिक्कत यह है कि नाराज़ होने पर भी हम उसे मना सकते हैं। दिक्कत यह है कि जब वो हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है तो ऐसे में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत भारत को भी है। ऐसे में दोस्तों 2-3 चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, जैसे कि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पासपोर्ट सिस्टम लागू किया जाना ज़रूरी हो गया है। जिस तरीके से नेपाल के लोग भारत के विरोध में खड़े हो रहे हैं और अब पाकिस्तान और चाइना के साथ जाने की बात कर रहे हैं, ऐसे में दोस्तों पासपोर्ट की जो व्यवस्था है वो लागू रहेगी तो शायद कुछ हद तक हम इन लोगों पर कंट्रोल भी कर पाएंगे। दरअसल दिक्कत भारत की भी है, भारत की भी कमी है। भारत ने नेपाल के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा छूट दे रखी है। ये लोग भारत में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब छूट क्या दें इनको, हर तरीके की छूट, यानी कि बराबर का अधिकार भारतीय की तरह इनको भी दिया हुआ है। और अगर पासपोर्ट सिस्टम जिस दिन लागू हो गया दोस्तों, उस दिन से आप ये समझ लीजिएगा नेपाल को बड़ा नुकसान होने वाला है। पहला, नेपाल के लाखों लोग जो कि भारत में आकर काम करते हैं वो भारत नहीं आ पाएंगे। पासपोर्ट ना लगने की वजह से हर साल लाखों जो भारतीय हैं और भारतीय पर्यटक जिन्हें मैं कहूँगा वो नेपाल जाते हैं। इन पर्यटकों की वजह से नेपाल की अच्छी खासी आमदनी होती है। पासपोर्ट लगने के बाद भारतीय पर्यटकों की जो संख्या है वो भी कम हो जाएगी। इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था गोलमोल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों नेपाल को सोच समझकर अपने युवाओं को भटकाने से बचाना चाहिए और इस तरीके की कोई भी गतिविधि ना हो कि वो लोग कल को पाकिस्तानी सेना में या फिर चीन की सेना में जाकर मिल जाएं। चीज़ें बहुत सारी हैं, भारत को यहाँ पर काउंटर करना तो आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर समस्या यही है कि भारत जब तक स्टिक कदम नहीं उठाएगा या जब तक मजबूत कदम नहीं लेगा नेपाल के खिलाफ भी, पहले तो हमारा काम है मनाने का, नहीं मानता तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत बड़ी चुनौती की बात है। वैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे इस तरीके की जो ये बात उठ रही है नेपाल की तरफ से, उनके युवाओं की तरफ से, और अग्निपथ का वो जो विरोध कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि कैसे हम नेपाल को प्यार से या समझा बुझा कर उसको मना सकते हैं या फिर सख्त कदम उठाने की हमें ज़रूरत है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप ही बताइएगा। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।